नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह वर्तमान बिहार के राजगीर के पास नालंदा जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध महाविहार था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिनमें चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, तुर्की, इंडोनेशिया और फारस, ईरान शामिल थे। यह एक पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जहां लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु ह्वेन-त्सांग ने यहां आकर शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया और यहां के वैभव, शिक्षा पद्धति और अनुशासन का विस्तार से वर्णन किया है। नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज, जिसका अर्थ है धर्म का पर्वत, वास्तव में उस युग के ज्ञान का खजाना था। इसकी भव्यता और विशालता को समझना उस समय की बौद्धिक उन्नति को समझने जैसा है। पुस्तकालय के 3 रत्न रत्नदधि, इसका अर्थ है रत्नों का सागर। ये धर्मगंज की सबसे मुख्य और विशाल इमारत थी। यह 9 मंजिला ऊंची थी और यहाँ सबसे दुर्लभ पांडुलिपियां रखी जाती थीं। प्रज्ञापारमिता सूत्र जैसे पवित्र ग्रंथ यहीं संरक्षित थे। रत्नसागर, इसका अर्थ है रत्नों का समुद्र। ये भी एक विशाल भवन था जहां विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकों का संग्रह था। रत्नरंजक, इसका अर्थ है रत्नों से सुशोभित। ये तीसरी प्रमुख इमारत थी जो ज्ञान के संकलन को पूर्ण करती थी। पुस्तकालय से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें विषयों की विविधता। यहाँ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन और तर्कशास्त्र की लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद थीं। वैज्ञानिक संरक्षण, पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पाम लीव्स पर लिखा जाता था और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए विशेष लेप का उपयोग किया जाता था। ज्ञान का विनाश, जब बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगाई तो आग इतनी भीषण थी कि आसमान काला पड़ गया था। लाखों की संख्या में जलकर राख हुई उन पांडुलिपियों के साथ प्राचीन भारत का वो अमूल्य ज्ञान भी खो गया जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। ह्वेन-त्सांग का योगदान, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग यहाँ से लगभग 657 पांडुलिपियां अपने साथ चीन ले गए थे, जिन्हें उन्होंने बाद में चीनी भाषा में अनुवादित किया। यदि वे ऐसा न करते तो उन ग्रंथों का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि मानवता के संचित ज्ञान के एक पूरे युग का अंत था। बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया ये हमला इतिहास के सबसे क्रूर और दुखद अध्यायों में से एक माना जाता है। बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण और उसे नष्ट करने के पीछे एक प्रसिद्ध दंतकथा किंवदंती प्रचलित है, जो इस विनाशकारी घटना के कारणों पर प्रकाश डालती है। इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये कहानी कुछ इस प्रकार है। बख्तियार खिलजी की बीमारी और हकीमों की विफलता। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्क अफगान सैन्य कमांडर था, एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी जटिल थी कि उसके अपने शाही हकीम, चिकित्सक तमाम कोशिशों के बावजूद उसका इलाज करने में असफल रहे। खिलजी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और वो मृत्यु के करीब पहुंच रहा था। जब हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, तब किसी ने खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र का नाम सुझाया। राहुल श्रीभद्र उस समय के सबसे विद्वान और कुशल वैद्यों में से एक माने जाते थे। हालांकि खिलजी कट्टरपंथी था और भारतीय ज्ञान विज्ञान को तुच्छ समझता था। उसने राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने के लिए एक अजीब और कठिन शर्त रखी। उसने कहा कि वो राहुल श्रीभद्र से इलाज तो कराएगा, लेकिन वो कोई भी भारतीय दवा नहीं खाएगा। वो केवल अपने हकीमों द्वारा दी गई दवाओं पर ही भरोसा करना चाहता था। राहुल श्रीभद्र एक कुशल वैद्य होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी थे। वे खिलजी की मानसिकता और उसकी शर्त को समझ गए। उन्होंने खिलजी को ठीक करने का एक अनूठा और चतुर उपाय निकाला। वे खिलजी के पास गए और उसे कुरान की एक प्रति दी। उन्होंने खिलजी से कहा कि उसे इस कुरान के कुछ विशिष्ट पन्नों को प्रतिदिन पढ़ना होगा। खिलजी, जो स्वयं एक मुसलमान था, इस बात पर तुरंत तैयार हो गया। राहुल श्रीभद्र की चतुराई ये थी कि उन्होंने कुरान के उन विशिष्ट पन्नों के कोनों पर, जिन्हें खिलजी को पढ़ना था, एक अत्यंत प्रभावशाली और अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। जब खिलजी कुरान पढ़ता था तो वो पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली पर थूक लगाता था। इस प्रक्रिया में पन्नों के कोनों पर लगी दवा थूक के जरिए खिलजी के मुंह में और फिर उसके शरीर में पहुंचने लगी। ये दवा धीरे धीरे अपना काम करने लगी और खिलजी की बीमारी ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया।
स्वस्थ होने के बाद जब खिलजी को पता चला कि उसे राहुल श्रीभद्र ने किस तरह ठीक किया है तो वो दंग रह गया। उसे ये जानकर गहरा आघात लगा कि एक भारतीय वैद्य ने, जिसे वो तुच्छ समझता था, उसकी जान बचाई थी और वो भी उसकी अपनी शर्त को तोड़े बिना। खिलजी को यह एहसास हुआ कि भारतीय ज्ञान और विशेषकर आयुर्वेद विज्ञान उसकी अपनी सभ्यता और उसके हकीमों के ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत और श्रेष्ठ है। यह एहसास उसके अहंकार को ठेस पहुंचा गया। वह ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक काफिर, गैर मुसलमान देश का ज्ञान उसके धर्म और उसकी संस्कृति से ऊपर हो। अपने इसी अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट करने का भयानक निर्णय लिया। वो भारतीय ज्ञान विज्ञान के इस महान केंद्र को, जो उसकी हीन भावना को जगा रहा था, हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। इसी प्रतिशोध की भावना से उसने अपनी सेना के साथ नालंदा पर आक्रमण किया, वहां के भिक्षुओं और विद्वानों का कत्लेआम किया और विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज को आग लगा दी, जो महीनों तक जलता रहा। ये दंतकथा भले ही ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित न हो, लेकिन ये दर्शाती है कि नालंदा का विनाश केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह एक उन्नत सभ्यता और उसके ज्ञान के प्रति ईर्ष्या और असहिष्णुता का परिणाम था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश केवल इमारतों के जलने तक सीमित नहीं था। आक्रमण के दौरान सबसे वीभत्स और हृदयविदारक घटना थी खिलजी की सेना द्वारा किया गया निर्दोष भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय के विशाल परिसरों और पुस्तकालयों को नष्ट करने के साथ साथ वहां मौजूद हजारों निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों पर बेरहमी से हमला किया। ये विद्वान और भिक्षु कोई सैनिक नहीं थे, वे केवल ज्ञान की खोज और शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही अंधाधुंध कत्लेआम शुरू कर दिया। जो कोई भी भिक्षु या विद्वान उनके रास्ते में आया, उसे मार डाला गया। कई विद्वानों को उनकी शिक्षाओं और ज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा के लिए लक्षित किया गया। भिक्षुओं को उनके मठों और प्रार्थना कक्षों से बाहर खींच कर मारा गया। उनके सिरों को कलम किया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सामूहिक नरसंहार का उद्देश्य केवल एक विश्वविद्यालय को नष्ट करना नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति और ज्ञान की परंपरा को मिटा देना था। इस भयानक कत्लेआम के बीच कुछ विद्वान और भिक्षु अपनी जान बचाने में सफल रहे। वे इस त्रासदी को अपनी आंखों से देख रहे थे और जानते थे कि उनका जीवित रहना ही ज्ञान की इस परंपरा को जारी रखने का एकमात्र तरीका है। वे विश्वविद्यालय से पलायन कर गए और तिब्बत, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों की ओर भाग गए। इन विद्वानों ने केवल अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि वे अपने साथ जो कुछ भी अमूल्य पांडुलिपियां और ग्रंथ बचा सके, उन्हें भी ले गए। यह एक अत्यंत साहसी और महत्वपूर्ण कार्य था। वे जानते थे कि ये पांडुलिपियां ज्ञान का एक अतुलनीय खजाना है और उन्हें नष्ट होने से बचाना उनका कर्तव्य है। ये विद्वान तिब्बत और अन्य देशों में पहुंचे और वहां की स्थानीय परंपराओं और भाषाओं में नालंदा के ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने तिब्बती भाषा में अनेक बौद्ध ग्रंथों और दर्शनशास्त्र की पुस्तकों का अनुवाद किया। इन अनुवादों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नालंदा की ज्ञान परंपरा को एक नया जीवन दिया। यही कारण है कि आज भी नालंदा के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलते हैं। ये अनुवाद केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नालंदा के ज्ञान की उस परंपरा का भी प्रमाण है, जिसे नष्ट करने के तमाम प्रयासों के बावजूद पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। नालंदा का नरसंहार इतिहास के सबसे क्रूर और दुखद अध्यायों में से एक है, जो हमें ज्ञान के प्रति निष्ठा और उसके संरक्षण के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। नालंदा के विनाश के साथ ही भारत में औपचारिक संगठित शिक्षा का वो ढांचा टूट गया जो 800 से अधिक वर्षों से 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक फल फूल रहा था। इसके बाद भारत में शिक्षा का वो वैश्विक केंद्र फिर कभी उस स्तर पर खड़ा नहीं हो सका। एक दुखद सत्य, कहा जाता है कि खिलजी ने जब पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसी किताब है जिसमें इस्लाम के बारे में लिखा है, और जवाब ना में मिला, तो उसने इसे पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दे दिया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो कागजों को नहीं, बल्कि दुनिया के मस्तिष्क को जला रहा है। दोस्तों, नालंदा सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो दुनिया का मस्तिष्क थी। जब अज्ञान ज्ञान से टकराता है तो अक्सर इतिहास जल उठता है। ये ऐतिहासिक कथा के बारे में जान के आपको कैसा लगा? इसी तरह की ऐतिहासिक घटना और रहस्यों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें। जय भारत विशाल।